नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिस्टम डिज़ाइन की। हम जानेंगे कैसे आप सिस्टम डिज़ाइन सीख सकते हो। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि सिस्टम डिज़ाइन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। जब भी आप इंडस्ट्री में जाते हो या जब भी आप फ़ोन चलाते हो अपना, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसमें देखे होंगे। उसमें से हम इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, ओला की बात करें, जोमेटो की बात करें, सभी ऐप्स में सिस्टम डिज़ाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये एप्लीकेशन इतना ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर रही है, कैसे एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया गया है कि इतने बिलियन यूज़र्स लॉगिन करने के बाद, साथ में चलाने के बाद ट्रैफिक हैंडल होता है। क्यों एप्लीकेशन हैंग नहीं हो जाती है। हमने देखा है कि यार हमारे विंडो लैपटॉप में जब 8 GB रैम हुआ करती थी तो हम कोशिश करते थे कि बहुत बड़ा गेम उसमें चल जाए, बट ऐसा होता नहीं था। हमें क्या मिलता था, अगर चलता भी था तो वहाँ लैग देखने मिलता था या तो चल ही नहीं पाता था। तो ये ऐप कैसे चल पा रहे हैं? हम सभी के पास इंस्टाग्राम का ऐप है, लिंक्डइन का ऐप है, बहुत सारे ऐप्स हैं। इतना ट्रैफिक लेने के बाद ये सब एप्लीकेशन चलती कैसे है? ये सब चीज़ें कवर होती है सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। आपको सिस्टम डिज़ाइन के अंदर पता चलता है कि ये सब एप्लीकेशन वर्क कैसी करती है और क्या क्या टेक्निक ऐसी होती है जिससे आप स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हो अपनी एप्लीकेशन की, और कैसे आप ट्रैफिक हैंडल कर सकते हो। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आप कैसे सिस्टम डिज़ाइन सीख सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, अगर आप बड़ी कंपनी में नहीं हो, ऐसी कंपनी में नहीं हो जहाँ पे आप सिस्टम डिज़ाइन डे टू डे बेसिस पे देख रहे होते हो, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जो भी कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे आपको सिस्टम डिज़ाइन दिखेगा। तो वहाँ पे आप साथ साथ में देख के सीख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे टर्म्स भी ऐसी बात होती है। वहाँ पे जब कोई फीचर आता है तो इसी तरीके से बातें होती है, इसी तरीके से डिज़ाइन डिस्कशन होता है। आपसे बहुत सारी बातें की जाएगी, लोड बैलेंसिंग की बात होगी, परफॉर्मेंस की बात होगी, कितना टाइम लग रहा है, कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन है तो एपीआई की बात होगी कि भाई एपीआई इतनी फास्ट होना चाहिए, और लोड बैलेंसिंग, काफका, डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करना, सभी चीज़ वहाँ पे आप साथ साथ में सीख जाते हो। बट यहाँ पर हम वो रोड मैप बताने वाले हैं कि अगर आपकी कंपनी में सिस्टम डिज़ाइन का काम नहीं भी हो रहा हो या आपको उतने चांसेस वहाँ पे मिल नहीं रहे हो, फिर भी आप कैसे चीज़ें पढ़कर सिस्टम डिज़ाइन को आसानी से सीख सकते हो और हायर पोजीशन पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की पहुंच सकते हो। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स पढ़ना होगा। बेसिक्स में आप स्केलेबिलिटी पढ़ो, कैसे स्केल होता है सिस्टम, आप अवेलेबिलिटी पढ़ो, आप मेंटेनेबिलिटी पढ़ो। ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली। उसके बाद आप बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानो कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है भैया, वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, दोनों क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आपको पता चलेगा कि यार कैसे, जैसे हम कंप्यूटर में चीज़ें लगी होती है, रैम लगी होती है, हार्ड डिस्क लगी होती है, उसी तरीके से एप्लीकेशन के भी बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें होती है जिसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। कुछ चीज़ें, जैसे मैंने बताया, आपको गेम का एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 8 GB रैम थी, तो मुझे गेम चलाना है तो मुझे 16 GB डालना होगा, क्योंकि मुझे हायर कैपेसिटी वाला गेम है मेरे पास, उसको चलाने के लिए मेरे को रैम बढ़ाना होगा। उसी तरीके से आप सर्वर की भी रैम बढ़ाते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है बेसिक पे। उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन पैटर्न। बहुत बार डिज़ाइन पैटर्न भी आपका कोड लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन कर देता है, तो डिज़ाइन पैटर्न को भी छोड़ना नहीं है, सिस्टम डिज़ाइन का वो भी एक पार्ट होता है। तो साथ साथ में डिज़ाइन पैटर्न भी पढ़ना है हमें। और बेसिक में आपको कवर करना है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, क्या डिफरेंस है दोनों में, कौन सी जगह पे क्या यूज़ होता है, क्यों माइक्रो सर्विस कंपनीज आजकल प्रीफर कर रही है। इतने सारी जो एप्लीकेशन है, जोमेटो, स्विगी, ओला, गूगल, सभी जगह माइक्रो सर्विस पे कोड लिखा गया है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे ही काम होता है। चाहे आप ट्विटर की बात करो, कोई भी कंपनी, मेटा की बात करो, सभी जगह माइक्रो सर्विस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आपको समझना है कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, मोनोलिथिक की जगह उसको क्यों प्रीफर किया जा रहा है। ये सब अगर आप क्लैरिटी लेते हो तो यार आपके लिए बहुत सही हो जाएगा स्टार्ट करना। फिर आपको समझना है लोड बैलेंसिंग क्या होता है, ठीक है। लोड बैलेंसिंग में आ जाता है आपका कि आपके पास 4 सर्वर है, आप राउट कर रहे हैं रिक्वेस्ट पे इक्वली, आप सभी पे, जैसे आपके पास 100 रिक्वेस्ट है
तो आप 25 4 सर्वर पे भेज रहे हो कि किसी पे भी एक पे लोड ना आए। उसमें आप राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ सकते हो, LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वाली एल्गोरिथम पढ़ सकते हो। बहुत सारी एल्गोरिथम आपको वहाँ मिल जाएगी लोड बैलेंसिंग के अंदर, तो वो सब चीज़ें भी आप देख सकते हो। और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का काम तो यहाँ भी आने वाला है, क्योंकि जैसे हमने एल्गोरिथम की बात करी तो वो सब एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर में ही इम्प्लीमेंट होती है। तो जो लोग बोलते हैं यार डेटा स्ट्रक्चर में का कंपनी में यूज़ नहीं होता है, तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का कोड या एल्गोरिथम आपको खुद नहीं लिखना होता है। बट अगर आपको पता नहीं है एल्गोरिथम, कि मुझे पता ही नहीं है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम काम कैसी करती है, तो लोड बैलेंसिंग के बारे में कैसे पता करोगे? अगर आपको पता ही नहीं है कि यार काफका में कौन कौन सी एल्गोरिथम होती है या कैसे एनकोड होता है, डिक्रिप्ट होता है, अगर आपने ये सब एल्गोरिथम पढ़ी ही नहीं है, तो यार आप जब ये कॉन्सेप्ट डेटाबेस साइड, चाहे लोड बैलेंसिंग साइड या नेटवर्किंग साइड, जब आपको दिखेंगे TCP UDP, अगर आपको पता नहीं है तो कंपनीज के अंदर ये सब ओरिजिनली में होता है। तो अगर आपको बेसिक लेवल पे नहीं पता है तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, और आपको पहले वो पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में राउंड रॉबिन होती क्या है। उसके बाद आप लोड बैलेंसर समझ पाओगे, उसके पहले कैसे समझोगे? तो जो लोग बोलते हैं ना कि एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर काम नहीं आता है, तो यहाँ इस तरीके से वो काम आता है। उसके बाद हमें सिस्टम कंपोनेंट एक्सप्लोर करना है। सिस्टम कंपोनेंट में आप डेटाबेस ले लो, आपका आर्किटेक्चर ले लो, आपका सिस्टम बना कैसा है विद टेक्नोलॉजी, वो सब ले लो। तो डेटाबेस में आपको समझना है कि इंटरनल डेटाबेस की वर्किंग कैसे होती है, कि डेटा हमारा डेटाबेस स्टोर कैसे करता है। ऐसा तो होगा नहीं यार कि डेटाबेस डायरेक्टली स्टोर कर ले, उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि डेटाबेस बहुत तेज़ी से आपको स्पीड प्रोवाइड करके देता है। और बहुत सारी कंपनीज, अगर आप ब्लॉग पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी है जो कंपनी ने अपने यूज़ केस के लिए बनाई है। जैसे आप मेटा की फेसबुक की बात करोगे तो फेसबुक को बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, ट्विटर को भी प्रॉब्लम्स आई थी कि उनके यहाँ मिलियंस में बिलियंस के भी ऊपर ट्वीट जनरेट होते हैं एक दिन में, क्योंकि इतने सारे लोग पोस्ट करते हैं। तो उसके लिए उनने एक एल्गोरिथम बनाई थी यार, उसका मुझे अभी नाम तो याद नहीं है, बट इस टाइप के डिज़ाइन आपको पढ़ना होगा, तो ये हेल्प कर रहे होंगे आपके प्रिपरेशन में। और साथ ही साथ में डेटाबेस की इंटरनल वर्किंग पढ़ो कि कैसा डेटाबेस सर्च करता है इंटरनली, कैसे वो फाइंड करता है डेटा कि कहाँ पे रखा है, डेटाबेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग डेटाबेस के बारे में पढ़ो। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी क्वेरी सीखना है, क्वेरी इज़ ए डिफरेंट पार्ट। कि जब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं कि हम क्वेरी सीखते हैं कि क्रिएट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ज्वाइन क्या होता है, बट यहाँ पर आपको इंटरनल वर्किंग पढ़ना है। बिकॉज सिस्टम डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, अगर आपको बोला गया मुझे ये बुकिंग सिस्टम बनाना है या मुझे एक अलग सा कुछ सिस्टम बनाना है जो पहली बार आपके पास रिक्वायरमेंट आई है, अभी वर्ड में ऐसा सिस्टम नहीं है, तो आप ये डिसाइड कर पाओ कि कौन सा डेटाबेस ऐसा है जो राइट हैंडल कर सकता है, कौन सा डेटाबेस ऐसा है जो रीड हैंडल कर सकता है, हैवी रीड हैंडल कर सकता है। ये सब चीज़ें आपको पता होती है, कौन सा डेटाबेस ऐसा है जिसमें हमें रीड स्पीड हैवी मिलती है या राइट स्पीड ज़्यादा मिलती है। तो ये सब यूज़ केस आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसेंड्रा प्रीफर करना है, माई सीक्वल प्रीफर करना है, पोस्टग्रेस प्रीफर करना है या मोंगोडीबी प्रीफर करना है। सभी के टाइप अलग है। कोई डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है, कोई सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे बना है, कोई रिलेशनशिप डेटाबेस है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में हमें क्या यूज़ करना है। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कोई सिस्टम डिज़ाइन का, तो आप इजीली डिज़ाइन बना पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ये सब चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तभी हमें इंटरनली डेप्थ में समझ में आएगा कौन सी चीज़ें कब यूज़ करना है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को बारे में भी पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप इंस्टाग्राम के डिज़ाइन के बारे में पढ़ो कि फीड इंस्टाग्राम की किस तरीके से डिज़ाइन हुई है, जो वायरल होने वाली एल्गोरिथम है वो किस तरीके से बनी है। या ऐसा आप पढ़ सकते हो कि भाई स्टोरिंग कैसी होती है यूट्यूब में बिलियंस ऑफ GB ऑफ डेटा आता रहता होगा, ठीक है। तो वो स्टोर कैसे करते हैं, वो सर्व कैसे करते हैं, कैसे आप जब एक क्लिक करते हो वीडियो के ऊपर तो इतना बड़ा GB वाला डेटा आपके पास लोड होके चलने लगता है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कैसे लाइव स्ट्रीमिंग होती है जियो पे, हॉटस्टार पे, किस तरीके से वो लोग हैंडल करते हैं लोड, ये भी पता होना चाहिए आपको। जब बिग बिलियन डेज सेल आती है
तो कैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आपका जो भी चीज़ें है, जैसे इतना उनको पता होता है कि सेल पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि उनका सिस्टम चोक कर जाए, बट आपने देखा होगा ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि वो प्री डिफाइंड स्टेप्स पहले से उनकी रेडी होती है कि भाई हमें पता है हमारी सेल आने वाली है। और कुछ कुछ ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस भी होते हैं कि हमें पता है हमारी सेल आने वाली है, ऐसा सिस्टम बनाओ कि जो भाई लोड के हिसाब से अपने सर्वर्स स्केल करता रहे, अपनी रैम स्केल करता रहे। ये सब चीज़ें भी आपको डिज़ाइन में मिलेगी। जैसे आप AWS का डिज़ाइन पढ़ोगे, अज़्योर का डिज़ाइन पढ़ोगे, अज़्योर और AWS के बारे में सीखोगे, तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। ओके, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि इसके पहले आपको बेसिक्स क्लियर करना है, ये एडवांस पार्ट है। अगर आप एकदम से ये पढ़ते हो और आपकी कंपनी में ये सब यूज़ नहीं हो रहा होता है, आप डेली लाइफ की चीज़ों में ये सब नहीं देख रहे होते हो, तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, प्रॉब्लम्स जाएगी समझने में। तो बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा बेसिक पे जाओ, बहुत बेसिक लेवल से पढ़ो कि भाई जैसे हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते थे कि CPU क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, कैसे इसको चलाते हैं, कंपोनेंट को डिवाइड करके छोटे छोटे हिस्से में पढ़ो। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, आप ग्रास्प कर पाओगे चीज़ों को एकदम से, नहीं तो हैवी लोड हो जाएगा, आप भूल जाओगे। ये सब चीज़ें कॉमन है। ओके, कुछ ऐसा इसमें निंजा टेक्निक नहीं है, कुछ नया नहीं है। अब इसके बाद आता है प्रैक्टिस डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। वही सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो और आप कुछ और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अब जो लोग को बुक पढ़ना पसंद है तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा डिज़ाइन डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन, बहुत अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ सकते हो। उसमें डिटेल में बताया गया है कि डेटाबेस कैसे वर्क करते हैं, क्यों कैसेंड्रा में प्रीफर करना चाहिए, क्यों मोंगोडीबी करना चाहिए, क्यों माइस्क्ल करना चाहिए, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत डेप्थ में आपको बताया गया। तो अगर आप बुक पढ़ना प्रीफर करते हो तो उससे अच्छी कोई बुक नहीं है। आपको ना ही यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट मिल रहा होगा, कहीं भी ऐसा कंटेंट इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा आपको, जो आपको बुक में मिल सकता है। अगर आप बुक पढ़ने की इच्छा रखते हो तो वो पढ़ सकते हो। उसके बाद कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। ग्रोइंग द सिस्टम डिज़ाइन आपको PDF मिल जा रही होगी educative.io पे, वो भी एक बहुत अच्छा कोर्स है जो आपको, बट ये सब कोर्स आपको कब करना है ये भी इंपॉर्टेंट। बुक तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ सकते हो, बट कोर्स आपको जब करना है जब आपको बेसिक्स पता हो पूरे। कोर्स हमेशा होता है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन से पहले या इंटरव्यू में जाने से पहले आप ये सब डिज़ाइन पढ़ के जाओ, तो आपको एक आइडिया रहे, आपको याद रहे, आपको टेक्निक्स याद रहे। तो उस तरीके से होता है जैसे आप DSA सीख गए और लीड कोड पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो इंटरव्यू के पहले, सेम चीज़ यहाँ पे होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें ये सब चीज़ें किसी के साथ में पढ़ना है। अगर आप अकेले पढ़ते हो, कंपनी में आपको ये सब चीज़ें दिख नहीं रही है, तो डेफिनेटली आप भूलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सभी के साथ कॉमन है यार, भूलना कोई नई चीज़ नहीं है। तो कभी भी अगर आप पढ़ रहे हो और हो सके तो आपके पास कोई ऐसे फ्रेंड्स है जो साथ में पढ़ते हो ये सब चीज़ें, और उनसे आप डिस्कस करते हो ये डिज़ाइन वो डिज़ाइन, तो जब भी आप किसी को समझाते हो या उससे सुनते हो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। वैसा करोगे तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, आपको याद भी रहेगा, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि डिस्कशन में हमेशा हम ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम बहुत अलग तरीके से सोचते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं सीखते भी, हमें याद भी रहती है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से सिस्टम डिज़ाइन में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, चैलेंजिंग प्रोसेस है, हर चीज़ चैलेंजिंग होती है, आपको टाइम देना होगा, धीरे धीरे स्टार्ट करो, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, भागना नहीं है कहीं भी। ये ऐसा कोर्स नहीं है जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1 महीने में आप सिस्टम डिज़ाइन सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ मैं। 1 साल भी लग सकता है यार, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, मैं आपसे सच बोलूँगा, ऐसा कभी नहीं बोलूँगा कि यार 2 महीने में कर लोगे आप, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। जो लोग करते हैं ना वो पता नहीं मुझे कौन से प्लानेट से बिलोंग करते हैं वो लोग। ठीक है, तो नॉर्मली ह्यूमन बींग्स को टाइम लगता है यार कुछ भी चीज़ सीखने में। तो होपफुली जैसे जैसे आप धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, आप सीखते रहोगे। सिंपल सी प्रोसेस है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिर से मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।